नमस्कार दोस्तों। 360 डिग्रीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीडीसी की, जिसका मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसका एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसके बाद में काफ़ी इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि ये है क्या, कैसे काम करेगी, इसके फ़ायदे नुकसान क्या होंगे। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर। तो सीबीडीसी है क्या? सीबीडीसी एक्चुअली ई रूपी है। जो हमारा डिजिटल टोकन है, इसका नाम ई रूपी रखा गया है और ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है और ये एक तरह का आपका लीगल टेंडर भी है। अब सबसे पहली बात है कि हमारे पास में ऑलरेडी कैश है, हमारे पास में ऑलरेडी डिजिटल मनी है, तो फिर ये ई रूपी की क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो करेंसी है वो काम कैसे करती है। तो हमारे पास में एक फ़िज़िकल फॉर्म ऑफ मनी है जिसको हम कैश बोलते हैं। एक डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है जो आपके अकाउंट्स में होती है। तो आपको किसी को पैसे भेजने होते हैं, आपको 10,000 किसी को ट्रांसफ़र करने होते हैं, आप सीधा नेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं या फिर आप यूपीआई के थ्रू, पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह के थ्रू आप किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। वो आपका डिजिटल मनी एक्सचेंज होता है। वहाँ पे आप किसी को फ़िज़िकली कैश जाके नहीं दे रहे हैं, आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन ऑलरेडी है, तो फिर ऐसे में ई रूपी का क्या सेंस बनता है और ये एग्जैक्टली क्या इसका यूज़ केस क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ई रूपी है क्या। तो ऑब्वियसली जैसे नाम है, तो ये डिजिटल रुपी ही है, डिजिटल फॉर्म में है। ग्लोबली जितना भी पैसा है उसमें से 92% आपका डिजिटल फॉर्म में ही है। और ऐसे में फिर क्वेश्चन उठता है कि हमें एक और डिजिटल करेंसी की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में जो मनी है, मनी का सर्कुलेशन है, वो कैसे होता है। तो हमारी एक सेंट्रल बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पैसा छापती है और इसका काम पैसे छापने का है। और ये पैसे छापने के कुछ रीज़न्स होते हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट होते हैं जिनके बेसिस पे आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ करेंसी आप छाप सकते हैं एक साल में। तो आरबीआई पैसा छापती है, रुपए छापती है, करेंसी छापती है। उसके बाद में वो इसको दूसरे बैंक्स को, रीजनल बैंक्स को या प्राइवेट बैंक्स हैं, या आपकी एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, उनको ये पैसा दे देती है। देन फिर वो पैसा आपका सर्कुलेशन में आ जाता है। अब बात यहाँ पर आती है कि फिर ई रूपी का क्या काम है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात यह है कि ई रूपी जो है उसको आरबीआई कंट्रोल करेगा पूरी तरीके से। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। इसके थ्रू आपका यह एक आपका लीगल टेंडर भी होगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक लीगल टेंडर होगा। मतलब इसकी वैल्यू बिल्कुल आपका जो रुपया होता है उसकी तरह होगी। और रिज़र्व बैंक जितना पैसा आपको दे रहा है, जितने रुपए का डिजिटल रुपये होगा, उतनी लायबिलिटी रिज़र्व बैंक की होगी और उतना ही लीगल ऑब्लिगेशन आपका भी होगा उसको एक्सेप्ट करने का। और गवर्नमेंट और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपस में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब ये यूपीआई से कितना डिफरेंस है? तो देखिए, यूपीआई हम लोग इतने सालों से यूज़ कर ही रहे हैं। तो इसमें और यूपीआई में बेसिकली कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये सेटलमेंट जो होता है आपका करेंसी का, उसके अंदर बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, वो रियल टाइम सेटलमेंट होगा आपका। अभी क्या होता है कि आपने किसी को पैसे दिए, आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए, चाहे वो आरटीजीएस हो, चाहे एमपीएस हो, या फिर और भी कोई तरीका हो, तो उसमें जो दो बैंक्स हैं आपकी, वो आपस में उस पैसे को सेटल करती हैं। उसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं या फिर एंड ऑफ द डे तक वो होता है। इसके अंदर डिजिटल करेंसी के अंदर आपका रियल टाइम सेटलमेंट होगा। दूसरी चीज़, इसके लिए आपका अकाउंट अगर नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। यूपीआई के अंदर आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। विदाउट अकाउंट आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं पैसा। तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट अगर नहीं भी है तो भी आप लेन देन कर सकते हैं, जैसे कैश में होता है। कैश अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपये रखे हैं, आप जाके मार्केट से कुछ भी खरीद सकते हैं। आप अकाउंट है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगी। तो उससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा और ये एक तरह से कैश का आपका सब्स्टिट्यूट बन जाएगा आने वाले सालों में। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है कि आपका जो रिज़र्व बैंक होती है वो आपके नोट्स को छापती है, नोट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके लेके जाती है, उनको मेंटेन करना पड़ता है नोट्स को। तो उसका जो एक काफ़ी कुछ खर्चा होता है वो बचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोट आपके चोरी नहीं हो पाएंगे। जो आपकी करेंसी है वो ख़राब नहीं होगी, फटेगी नहीं।
तो ये कुछ बेसिक से इसके फ़ायदे हैं। एज ए कस्टमर आपके लिए CBDC क्या है? तो अभी क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, उसमें से गवर्नमेंट केवल 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस देती है आपको। अगर 5 लाख से ज़्यादा आपके अकाउंट में किसी में है और वो इन केस वो बैंक डूब जाता है या कुछ भी हो जाता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो गवर्नमेंट आपको केवल 5 लाख रुपए तक देगी, उसके ऊपर नहीं दे पाएगी। जबकि CBDC में क्या है, क्योंकि ये सेंट्रली बैक्ड है और ये RBI का बनाया हुआ है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है पूरे पैसे की। वो आपको सारा पैसा वापस देगी। अगर आपके पास में सपोज़ 10 लाख रुपए पड़े हैं आपके डिजिटल करेंसी में, और उस बैंक को कुछ भी हो जाता है या कोई भी मतलब नेगेटिव ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो गवर्नमेंट आपको पूरा पैसा देगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डिजिटल करेंसी का। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के लिए CBDC के क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका कैश मैनेजमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। साल के अंदर RBI जितना भी करेंसी छापती है, उसके ऊपर उसका ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, ठीक है? ये केवल मैं प्रिंटिंग का कॉस्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा उस करेंसी को स्टोर करना, उस करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, उसको रिकंसाइल करना, ATMs के अंदर उसको भरना, देन करेंसी का सेटलमेंट करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और मतलब उसका अगर काउंट करा जाए तो कई हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होता है। वो खर्च होना आपका बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पर आपके ATMs नहीं है, जहाँ पर आपकी बैंक्स नहीं है, वहाँ पर भी ये काम करेगा। तो उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो कवरेज है वो बढ़ जाएगी। ये बिना इंटरनेट के भी चलेगा, तो आपकी कनेक्टिविटी का इश्यू भी नहीं रहेगा इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, तो कार्बन फुटप्रिंट्स भी आपके कम हो जाएंगे। अब जो UPI और इसमें मैंने आपको बताया था, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका सेटलमेंट। तो उसके बारे में जानते हैं, सेटलमेंट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, मेरा अकाउंट HDFC का है, आपका अकाउंट सपोज़ SBI का है। तो मैंने अपने अकाउंट से आपको 100 रुपये भेजे, तो मेरे अकाउंट से 100 रुपये डेबिट हुए और आपके अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट हुए। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो आपका ट्रांसफ़र हुआ है, ये रियल टाइम बेसिस नहीं होता है। ये आपके एंड ऑफ द डे होगा, या फिर इसको पीरियोडिक सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको रियल टाइम करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, जो अभी बैंकों के पास में उतनी नहीं है। लेकिन डिजिटल करेंसी के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, और इसकी वजह से जो आपकी करेंसी का ऑपरेशनल कॉस्ट है, सेटलमेंट का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो आपका काफ़ी कम हो जाएगा। अब एक और फ़ायदा इसका है कि आपका करेंसी की ट्रैकिंग और एंड यूज़र यूटिलाइजेशन क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि CBDC जो है वो आपका प्रोग्रामेबल है। उसमें आप गवर्नमेंट उसमें प्रोग्रामिंग कर सकती है, और उसके थ्रू आपका जो भी करेंसी है उसको ट्रैक किया जा सकता है। गवर्नमेंट जितना पैसा बना कर दे रही है, वो उसकी पूरी ट्रैकिंग कर सकती है कि कितना पैसा कहाँ गया, किसके पास है, वगैरह वगैरह। इट इज़ वेरी इजी टू ट्रैक। अगला जो आता है वो आपका एंड यूज़ यूटिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट ऐसा है कि सपोज़ आपके पास में अमेज़ॉन और आप फ्लिपकार्ट तो यूज़ करते होंगे, उसके अंदर आपके गिफ्ट कार्ड्स होते हैं। गिफ्ट कार्ड क्या होता है कि आपको किसी ने 2,000 रुपये का गिफ्ट कार्ड दिया, या आपको आपकी कंपनी की तरफ से 2,000 रुपये का वाउचर मिला अमेज़ॉन का या फ्लिपकार्ट का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको कहीं बाहर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आपको वो उसी चीज़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा। आप अमेज़ॉन का अगर आपको 2,000 का वाउचर है, तो आप अमेज़ॉन पे जाएँगे, वहाँ पे जाके आप 2,000 रुपये तक की कोई चीज़ खरीद सकते हैं, उसी में वो आपका यूज़ होगा, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं होगा। सेम चीज़ फ्लिपकार्ट के साथ में है। तो गवर्नमेंट इस डिजिटल करेंसी के साथ में वाउचर्स भी लाएगी, और उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि सपोज़ गवर्नमेंट ने 2,000 रुपये किसी किसान को दिए, या कुछ हज़ार करोड़ किसी स्पेसिफ़िक योजना के लिए दिए, तो वो जो 2,000 रुपये हैं या फिर वो कुछ हज़ार करोड़ रुपए हैं, वो उसी योजना के लिए यूज़ होंगे, वो किसी और जगह पे यूज़ नहीं हो पाएँगे। इससे सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि जो आपका फंड का जो लीकेज होता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ पैसा एलोकेट करती है, वो पैसा खर्च हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस केस में ट्रैकिंग बहुत ईज़ी होगी, और आपका जो करप्शन है करेंसी स्पेसिफ़िक,
वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और फ़ायदा रहेगा कि आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो सैंक्शंस हैं, अगर वो कभी लगते हैं, तो उसके अंदर ये आपका डिजिटल करेंसी है, वो उस सैंक्शन से इतना ज़्यादा इसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी कंट्रीज़ हैं अपने फॉरेन रिज़र्व्स यूएस डॉलर्स में रखते हैं या फिर गोल्ड रिज़र्व रखते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था, तो यूएस ने रशियन जो एसेट्स थे, रशियन जो गोल्ड रिज़र्व थे या जो रशिया का जो फॉरेन रिज़र्व था डॉलर के अंदर, उसको उन्होंने फ्रीज़ कर दिया था। तो सीबीडीसी इस तरह की किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सीबीडीसी के बारे में जो मुझे लगा कि बताने चाहिए। अभी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आती रहेगी तो उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। थैंक यू सो मच।